welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, जिसकी link होगी description box में. You might as well follow me there. I update. जो भी है, I upload and update a lot more यहाँ से. If at all I'm also going to be on live and this and that, I do update there. So yeah, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक उसका. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? दिस इज योर सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म who's going to be using the same intro in 2-3 videos now. और आज हम देख रहे हैं, we are doing this video after a very long time. Actually his video after a very long time. मुझे वो अंटार्कटिका वाला वीडियो भी करना है, but right now I'm a little short on time. So let me know if that you guys are interested. Obviously ये वीडियो के हिसाब से I can be able to do the other one, but I would love to do that video as well. We are doing Dhruv's video, how Korea became a cultural superpower, case studies, Squid Games, BTS and many more of course. Let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. Case study. I have seen like documentaries of this on National Geography. बहुत पहले की बात है, ये 6-7 साल पुरानी बात है, जब गन्नम स्टाइल गॉट एक्सट्रीमली वायरल, जब वायरल स्टार्ट हुआ था होना, चीज़ें वायरल हो रही थी. सो आई हैव सीन दैट. लेट मी सी दिस एंड देन वी प्रॉब्ली कंपेयर एंड टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. प्लेइंग. नमस्कार दोस्तों, पिछले 70 सालों में ईस्ट एशिया में सबसे तेज ग्रो करने वाली डेवलप्ड इकोनॉमीज को एशियन टाइगर्स करके पुकारा जाता है. द 4 एशियन टाइगर्स. ये है सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग और साउथ कोरिया. इनमें से साउथ कोरिया बड़ा खास है क्योंकि ये देश ना सिर्फ एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड देश है बल्कि आज के दिन एक कल्चरल सुपर पावर भी बन गया है. साउथ कोरियन गाना गैंगनम स्टाइल यूट्यूब पर पहला वीडियो जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए. स्क्विड गेम्स एक साउथ कोरियन टीवी शो जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉच टीवी शो बना. यूट्यूब के सबसे फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट का सबसे पॉपुलर वीडियो भी स्क्विड गेम पर है. इसके अलावा साउथ कोरियन बैंड्स जैसे कि BTS और ब्लैक पिंक दुनिया भर में फेमस हो रहे हैं. के ड्रामास की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और साउथ कोरियन फिल्में जैसे कि ओल्ड बॉय और पैरासाइट दुनिया भर में अवार्ड्स जीत रही हैं. पैरासाइट तो इनफैक्ट इतिहास की पहली नॉन इंग्लिश फिल्म भी बनी बेस्ट फिल्म का ऑस्कर जीतने वाली. पैरासाइट. I tell you, before Parasite got famous, 6 महीने पहले मैंने देख ली थी वो. ये सब कैसे हो रहा है? क्या ये रैंडम चांस की बात है कि सारी साउथ कोरियन चीजें इतनी पॉपुलर हो रही हैं दुनिया में, या फिर ये एक सोची समझी गई स्ट्रैटेजी है साउथ कोरियन सरकार की? आइए आज के वीडियो में समझते हैं कि आखिर साउथ कोरिया एक कल्चरल सुपर पावर कैसे बना. I say the start was pretty non-expected. बाद में बात करते हैं. अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 15 अगस्त साल 1945 से. वो दिन जिस दिन जापान ऑफिशियली सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है. जर्मनी, इटली और जापान के देशों को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोरिया का देश जो जापानीज रूल के अंडर रहा था उन्हें अपनी आजादी मिलती है. यही कारण कि 15 अगस्त को नेशनल लिबरेशन डे मनाया जाता है साउथ कोरिया में. लेकिन ना सिर्फ साउथ कोरिया में बल्कि नॉर्थ कोरिया में भी, क्योंकि उस जमाने में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 2 अलग अलग देश नहीं थे बल्कि एक ही देश था, कोरिया नाम से. ये सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो कोरिया के देश को 2 हिस्सों में बांट देंगे. एक सदर्न कोरिया जो यूएस के कमांड के अंडर रहेगा और एक नॉर्दर्न कोरिया जो सोवियत कमांड में रहेगा. प्लान ये था कि इन दोनों कोरियाज को 5 साल के लिए ट्रस्टीशिप के अंडर रखा जाएगा, जहां पर कोरिया के प्रोग्रेस को मेजर किया जाएगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि इनका फ्यूचर क्या हो. इन 5 सालों के बाद प्लान ये था कि कोरिया को वापस से एक इंडिपेंडेंट देश बना दिया जाएगा. लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है. अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगती हैं और कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है. 1948 में यूनाइटेड नेशंस सुपरवाइज इलेक्शंस करवाने की कोशिश करी जाती है नॉर्थ कोरिया में, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता. लेकिन यूएस कंट्रोल्ड साउथ कोरिया में इलेक्शंस जरूर कंडक्ट हो जाती हैं और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है. इसी के चलते 15 अगस्त साल 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना होती है, जो कि एक नया लिबरल डेमोक्रेटिक देश बनता है. Our General of the Army, Douglas MacArthur, and Mrs. MacArthur, to attend ceremonies formally proclaiming the end of United States. We definitely have seen a lot about North and the formation of the free and independent Korean Republic. अगले महीने नॉर्थ कोरिया को भी एक कम्युनिस्ट देश घोषित कर दिया जाता है डिक्टेटरशिप के अंडर.
2 साल बाद साल 1950 में नॉर्थ कोरिया दोनों देशों को रीयूनिफाई करने की कोशिश करता है, किसी पीसफुल समझौते से नहीं बल्कि इन्वेजन करके साउथ कोरिया पर। इसकी वजह से एक जंग छिड़ जाती है, एक ऐसी जंग जो अगले 3 साल तक चलती है। इसे कोरियन वॉर कहा जाता है। In Korea, United Nations troops push on in the cautious advance against the communists. और इसका नतीजा यह होता है कि साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन जाता है। ये देश इतना गरीब था उस समय पर कि इसका जीडीपी पर कैपिटा आज के दिन के सोमालिया और हाइती से भी नीचे था। ये दोनों देश आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज है दुनिया की। इसी गरीबी की वजह से डेमोक्रेसी भी सफर करती है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट री सिंगमैन अथॉरिटेरियनिज्म का रास्ता अपना लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, देश डिक्टेटरशिप की तरफ फिसलने लगता है। जब साल 1960 में इलेक्शंस बुलाई जाती हैं तो पता चलता है कि वो इलेक्शंस भी रिग्ड थी। देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इन प्रोटेस्ट के चलते री देश छोड़कर भाग जाता है, दोबारा से इलेक्शंस बुलाई जाती हैं। इन इलेक्शंस में एक नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं साउथ कोरिया के, लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक मिलिट्री कू देखने को मिल जाता है कोरिया में। जनरल पार्क चंग ही सरकार को ओवरथ्रो करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करते हैं। 1979 में इनको असैसिनेट जरूर कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद एक और मिलिट्री कू देखने को मिलता है जहां पे एक और नए जनरल सत्ता में आते हैं। ये सिर्फ 1987-88 में जाकर ही था कि साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी का एक रिवाइवल देखने को मिला। सालों से चली आ रही डिक्टेटरशिप्स का असर साउथ कोरियन कल्चर पर भी देखने को मिला। सेंसरशिप। साल 1962 में पाक चंग ही एक मोशन पिक्चर लॉ लेकर आया। अगले 10 सालों में इस कानून को 4 बार रिवाइज किया गया और सख्त बनाया गया। इसके तहत जो भी फिल्म साउथ कोरिया में रिलीज करी जाती उसकी स्क्रिप्ट को पहले अप्रूव कराना पड़ता साउथ कोरियन सरकार से। उसके बाद फिल्म बनने के बाद भी कई बार ये फिल्म को देखा जाता है ये देखने के लिए कि जो अप्रूव्ड स्क्रिप्ट दी है सरकार ने उससे ये फिल्म मैच कर रही है या नहीं कर रही। कौन सी फिल्में सरकार अलाउ करती? वायलेंट फिल्में अलाउड थी। बहुत सी मार्शल आर्ट फिल्में देखने को मिली इस समय साउथ कोरिया में। मेलोड्रामा फिल्में अलाउड थी। प्रोपेगेंडा फिल्में ऑब्वियसली अलाउड थी, सरकार उन्हें फाइनेंस करती थी। अश्लील फिल्में भी अलाउड थी जिन्हें हॉस्टेस फिल्मों का नाम दिया जाने लगा, जिनमें अक्सर एक कैरेक्टर होता था जो प्रोस्टिट्यूट या बार गर्ल का रोल निभाता था। लेकिन क्या नहीं अलाउड था कोई भी सोशियो पॉलिटिकल असल मुद्दों पर फिल्म बनाना? सरकार को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करना तो छोड़ो, वो तो अलाउड था ही नहीं। यहाँ पर देश में हो रही किसी भी प्रॉब्लम को लेकर कोई भी फिल्म नहीं बनाई जाती। इस डिक्टेटरशिप के दौरान फॉरेन गानों पर भी बैन लगाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए साल 1975 से। साउथ कोरिया बैंड द फॉरेन म्यूजिक। They were not very different from North. गाने पर बैन लगाया जिसमें मॉरल स्टैंडर्ड नहीं देखने को मिलता था। 2 लंबी ब्लैक लिस्ट इशू करी गई जिसमें 260 से ज्यादा गाने थे। प्रोटेस्ट सॉन्ग्स, रॉक सॉन्ग्स, फोक गाने। बॉब डिलन का लेजेंडरी सॉन्ग ब्लोइंग इन द विंड भी बैन किया गया साउथ कोरिया में। ये सिर्फ 1990s में जाकर ही था कि जब डेमोक्रेसी वापस आई तो चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। साल 1993 की हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क बड़ी पॉपुलर हुई दुनिया भर में और बहुत पैसा कमाया उसने बॉक्स ऑफिस पर। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को ये मेंशन करते हुए कि ये देखो इस एक हॉलीवुड फिल्म ने इतना रेवेन्यू कमाया है जितना 1.5 मिलियन हुंडई की गाड़ियां बेचकर मिलता। इसके बाद इनकी सरकार को लगा कि हमें मीडिया प्रोडक्शन को स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री के तौर पर प्रमोट करना चाहिए अपने देश में। इसी साल एक कोरियन फिल्म स्योप्योंजे रिलीज हुई कोरियन सिनेमा पर। ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी इस फिल्म से क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ हॉलीवुड फिल्में हिट होती थी साउथ कोरियन बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन ये फिल्म ट्रेडिशनल फोक म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड थी और लोगों को कोरिया में ये फिल्म इतनी पसंद आई कि ये पहली कोरियन फिल्म बन गई 1 मिलियन से ज्यादा टिकट्स सेल करने वाली, सिर्फ साउथ कोरिया की राजधानी सोल के शहर में। अब कोरियन सरकार को एहसास होने लगा कि इस मीडिया इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। उन्हें आइडिया आया क्यों ना हम कोरियन कल्चर को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट बना दें और यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल निभाया। यहाँ थोड़ी कोरियन इकोनॉमी की भी बात करनी जरूरी है कि कोरियन सरकार इतना एक्सपोर्ट्स पर क्यों फोकस कर रही थी। 1962 और 1989 के बीच में कोरिया का जो नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा था वो 50 गुना बढ़ चुका था। 1962 में $104 से लेकर 1989 में $5,438 तक पहुंच चुका था। जनरल पार्क ने कई प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया था देश में। डिक्टेटरशिप के चलते पाक का कंट्रोल ऑलमोस्ट हर चीज पर था। इंटरेस्ट रेट क्या होगा देश में, टैक्स बेनिफिट किसे मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज एलोकेशन कैसे होगी और लाइसेंसेस कैसे दिए जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस, ये सब पाक के कंट्रोल में थे। और पाक ने इस कंट्रोल का इस्तेमाल किया चेबोल्स को प्रमोट करने के लिए। चेबोल्स यहाँ पर एक कोरियन शब्द है जिसका बेसिकली मतलब है बहुत बड़े बड़े फैमिली बिजनेसेस।
इन्हें फॉरेन कंपटीशन से बचाया गया और सरकार ने इन्हें अलाउ किया लेबर को एक्सप्लॉइट करना देश में। अगर आपको याद हो, मैंने सिंगापुर पर एक पूरी केस स्टडी करी थी कि सिंगापुर का देश इतना डेवलप्ड देश कैसे बना। इस वीडियो में उसकी बात करी थी। अगर वीडियो नहीं देखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिंगापुर उस वक्त जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था वो साउथ कोरिया की प्रॉब्लम से काफी सिमिलर थी। एक छोटा सा देश जिसका डोमेस्टिक मार्केट बड़ा छोटा है, पॉवर्टी के कारण डोमेस्टिक सेविंग्स की कमी है, नेचुरल रिसोर्सेज कोई है नहीं देश में। इसका मतलब अगर देश को ग्रो करना है तो एक्सपोर्ट पर फोकस करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंगापुर की तरह साउथ कोरिया ने भी इस चीज पर फोकस किया। कई सारे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, विग्स, स्टफ टॉयज, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, होम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट लिस्ट पर डाला गया। हमारा देश इन सारी चीजों को एक्सपोर्ट करेगा दुनिया को, और इस तरीके से हमारा देश ग्रो करेगा। और एक्सपोर्ट करने की जब बात आई तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम कोरियन कल्चर को भी एक्सपोर्ट करें। इसी रीजन से 1994 में कोरियन सरकार स्थापना करती है कल्चरल इंडस्ट्री ब्यूरो की। पुराने घिसे पिटे मोशन पिक्चर लॉ को हटाकर अब एक नया फिल्म प्रमोशन लॉ लाया जाता है 1996 में। पिछले लॉ में लिखा था कि ऐसी फिल्में नहीं बन सकती, वैसी फिल्में नहीं बन सकती, इस पर सेंसर, उस पर सेंसर। अब कहा गया जो बनाना है बनाओ। देश के सभी फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट अपनी फुल क्रिएटिविटी से काम करो। इसी बीच सरकार को एक मीडिया पॉलिसी रिपोर्ट सबमिट करी जाती है जिसमें कंसर्न उठाया जाता है कि लेकिन हम कोरियन लोग उन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनियों के साथ कैसे compete करेंगे। तो देखते ही देखते सैमसंग, ह्युंडई और डेवू जैसी चेबोल्स जो हैं वो मीडिया सेक्टर में भी एक्सपैंड करने लग जाती हैं। लिटरली डोमेस्टिक फिल्म प्रोडक्शन, फॉरेन फिल्म इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, ये सारे काम ये कंपनीज करने लग जाती हैं। इन कंपनीज के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, तो पहली बार प्रॉपर तरीके से फिल्म प्रोडक्शन करी जा सकी। ऑडियंस के टेस्ट पर मार्केट रिसर्च करी गई। प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले MBAs और ग्रेजुएट्स को फिल्म कंपनीज में हायर किया गया और चेबोल्स की मदद से बड़े बड़े बजट्स की फिल्में बन पाई। जैसे कि ये स्विरी फिल्म, जो कि पहली हॉलीवुड स्टाइल बिग बजट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में। इस मेलोड्रामेटिक एक्शन फिल्म ने हॉलीवुड स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन जो कंटेंट था वो स्ट्रिक्टली कोरियन था। इसे एक्चुअली में सैमसंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था 2.4 बिलियन वॉन के बजट पर। और जिस साल ये रिलीज हुई, इसे टाइटैनिक ब्लॉकबस्टर फिल्म से भी ज्यादा लोग देखने आए साउथ कोरिया में। यह अपने समय की कोरिया की हाईएस्ट एवर ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। इसके बाद से अब कोरियंस को भी इंटरेस्ट आने लगा अपनी लोकल फिल्में देखने में। फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज को इनकरेज किया जाने लगा कि अब कोरिया के बाहर भी अपनी फिल्में दिखाओ। लेकिन 1997 में एक भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। That's so recent, मतलब Global markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। 3 देशों पर सबसे बुरा असर देखने को मिला, थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया। IMF को मदद करनी पड़ी इन देशों की, लेकिन IMF ने कुछ कंडीशंस रखी अपनी। साउथ कोरिया की इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे चेबोल्स और क्रॉनी कैपिटलिज्म को जिम्मेदार ठहराया गया। ढेर सारी इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिली थी, टैक्स इवेजन हुआ, इनडायरेक्ट क्रॉस ओनरशिप्स देखने को मिली। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने साउथ कोरियन सरकार को कहा कि अगर मदद चाहिए हमारी तो ये जो रायता फैला रखा है इसे साफ करो। 8 नए रूल्स बनाए साउथ कोरियन सरकार ने चेबोल्स को लेकर। इनमें से एक रूल था, ये लोकल बड़े बड़े फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, इन्हें हर तरह के बिजनेस में घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। ये सिर्फ अपने कोर सेक्टर्स पर फोकस करें। यही कारण कि सैमसंग और ह्युंडई जैसी कंपनीज आज के दिन फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस में नहीं है। इन नए रूल्स के आने के बाद इन चेबोल्स ने फिल्म प्रोडक्शन से अपने बिजनेसेस हटा लिए और नए छोटे प्लेयर्स को मौका मिल पाया इस स्पेस में एंट्री मारने का। इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने ना सिर्फ कोरिया की इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया था, बल्कि कोरिया की इंटरनेशनल इमेज भी नीचे गिरी थी। तो कोरियन प्रेसिडेंट किम डे जुंग ने सोचा कि कल्चर यहाँ पर एक बहुत अच्छा टूल है, ना सिर्फ इकोनॉमी को रिवाइव करने का बल्कि देश की रीब्रांडिंग का भी। This is a whole different outlook of this एक हाईली रिस्पेक्टेड इंसान है साउथ कोरिया में। इन्हें कल्चर प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ये इनके और इनके सक्सेसर रो मू ह्यून की वजह से ही था कि साउथ कोरिया में एक कल्चरल रेवोल्यूशन देखने को मिली। इंटरेस्टिंगली किम डे जुंग इकलौते कोरियन है नोबेल प्राइज जीतने वाले भी। तो ऐसे क्या कदम उठाए इन्होंने बदलाव के लिए? पहला, पैसों की एलोकेशन। सन 1999 में किम ने बेसिक लॉज फॉर द कल्चरल इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोजेक्ट की स्थापना करी। $148.5 मिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए रखे गए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया गया कोरियन पॉप म्यूजिक के लिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, $multi-million कॉन्सर्ट ऑडिटोरियम्स बनाए गए। देश भर की यूनिवर्सिटीज में कल्चर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स बनाए गए।
नोरे बैंक्स देश भर में उभर कर आने लगे। नोरे बैंक्स क्या है? ये बेसिकली कारियोके बार्स हैं जहां पर लोग ड्रिंक कर सकते हैं और कारियोके की सिंगिंग कर सकते हैं। तीसरा, डिजिटल कोरिया। कई लोगों का मानना है कि ये कोरियन टीवी शोज और फिल्में इतनी पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि कोरोना के टाइम पे सब लोग अपने घर में बैठे थे और यूट्यूब और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नए कंटेंट की तलाश में थे, इसलिए सबने कोरियन ड्रामाज और ये टीवी शोज देखने शुरू किए। लेकिन एक्चुअली में इस सब की प्रिपरेशन किम डे जुंग ने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। सन 1998 में पहली बार घर में रहने वाले लोगों के पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज आई साउथ कोरिया में, लेकिन इतनी तेजी से ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को प्रमोट किया गया कि 2004 तक ऑलमोस्ट 12 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शंस थे। And they're the fastest internet. दुनिया के मोस्ट वाइड नेशन का इसकी वजह से। चौथा, रिमूवल ऑफ सेंसरशिप। किम ने सारे सेंसरशिप के लॉस को रिलैक्स कर दिया। इससे पहले जैसा मैंने बताया था कि अगर देश के सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर कोई सीरियस फिल्म बनाता तो उसे एंटी नेशनल घोषित किया जा सकता था। उन्हें कहा जा सकता था कि वो तो दुश्मन नॉर्थ कोरियन देश को प्रमोट कर रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता था। लेकिन किम आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फ्रीडम में विश्वास रखते थे। जो बोर्ड का रिव्यू होता था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और एक अमेरिकन स्टाइल एज रेटिंग मेथड लाया गया। अब देश में आम आदमी की प्रॉब्लम्स को खुलकर फिल्मों में दिखाया जा सकता। यही कारण कि पैरासाइट जैसी फिल्में दुनिया भर में जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हुई। पैरासाइट ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता और यह पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी ऑस्कर जीतने वाली बेस्ट फिल्म का। इस फिल्म में क्या दिखाया गया था? साउथ कोरिया की एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, जो गरीब और अमीर के बीच में एक डिवाइड है कोरिया के अंदर, दुनिया के सामने दिखाया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि डायरेक्टर बॉन्ग जून हो ने देश का नाम खराब कर दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि ये देश की पॉवर्टी दुनिया के सामने बेच रहा है। इनफैक्ट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे ने खुद इस फिल्म की तारीफ करी, इसे द मोस्ट कोरियन स्टोरी करके पुकारा। कोरिया में लोगों ने इस बात पर जश्न मनाया कि ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई दुनिया भर में, और इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि फिल्म में जो असल इश्यूज की बात करी गई है उससे ना सिर्फ कोरियन ऑडियंस बल्कि बाकी दुनिया के लोग भी रिलेट कर पाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, क्राइम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये एक ऐसे इश्यूज हैं जो कोरिया स्पेसिफिक नहीं है, दुनिया के बाकी देशों में भी देखने को मिलते हैं। और इमोशनल लेवल पर यह फिल्म सबके साथ रेजोनेट करी। 1990s के समय में वापस आए तो कोरिया में एक 386 जनरेशन थी। ये वो लोग थे जो 1960s में पैदा हुए थे कोरिया में, और 1980s की डेमोक्रेसी मूवमेंट के दौरान ये लोग बड़े पॉलिटिकली एक्टिव रहे थे। अर्ली 1990s तक आते आते ये लोग अपने 30s में थे और ये पहली जनरेशन थी जिसे अपने देश के बाहर जाने का मौका मिल पाया। सही सुना आपने, कोरियंस के लिए फॉरेन ट्रैवल इससे पहले बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता था। सिर्फ टूरिज्म के तौर पर फॉरेन ट्रिप्स करना सिटीजन्स के लिए बैंड होता था। इसके पीछे कारण यह था कि इनकी सरकार को चिंता थी कि फॉरेन करेंसी में डिप्लीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जब इकोनॉमी की हालत सुधरी, लिबरलाइजेशन आई, तो इन बैन्स को हटाया गया और ये 386 जनरेशन वाले लोग बाकी देशों में जाने लगे। फॉरेन फिल्म स्कूल्स में इन्होंने पढ़ाई करी। इन्हें ट्रैवल करके जिंदगी और फिल्म मेकिंग में नए पर्सपेक्टिव्स देखने को मिले। इसी जनरेशन के कई लोग आगे चलकर फेमस फिल्म डायरेक्टर्स बने, लेफ्ट लीनिंग डायरेक्टर्स जिन्होंने सोशल इश्यूज पर बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म्स बनाई। बॉन्ग जून हो और किम की दुक इसके बड़े नोटेबल एग्जांपल्स हैं। बॉन्ग जून हो की एक फिल्म तो पैरासाइट हमने बताई ही, लेकिन इसके अलावा इनकी एक और फिल्म है ओकजा और स्नोपियर्सर। ये फिल्में भी कैपिटलिज्म के ऊपर क्रिटिकल कमेंट्रीज हैं। दूसरी तरफ किम की डूक की फिल्म पीटा एक हार्टलेस लोन रिकवरी एजेंट की कहानी सुनाती है। इस फिल्म ने गोल्डन लायन बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। उस जमाने की इंटरनेशनली सबसे पॉपुलर कोरियन फिल्म रही है ओल्ड बॉय बाय पार्क चैन वुक। ये एक वायलेंट डार्क रिवेंज ड्रामा है जिसे अनऑफिशियली इंडिया में भी रीमेक किया गया था। जिंदा नाम से एक फिल्म बनाई गई। ऑफिशियली इसका हॉलीवुड में भी एक रीमेक बना सेम टाइटल के साथ, ओल्ड बॉय। मैंने सुना है, आई हैव नॉट वॉच्ड। थ्रिलर्स कोरिया में एक समय पर सबसे पॉपुलर जॉनरे हुआ करता था। एक विलन फिल्म जो है हमारी, वो कोरियन मूवी आई सॉ द डेविल से इंस्पायर्ड है। बॉलीवुड फिल्म मर्डर 2 द चेजर कोरियन फिल्म की कॉपी है। आउटलॉस को कॉपी किया गया राधे और मोस्ट वांटेड भाई में। अब कोरियन फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर ये नहीं चाहती थी कि पूरी इंडस्ट्री को स्टीरियोटाइप कर दिया जाए कि ये तो सिर्फ डार्क थ्रिलर फिल्में बनाते हैं। तो कोरियन सिनेमा की तरफ से कई रोमांटिक और कॉमेडी ब्लॉकबस्टर्स भी आई, जैसे कि इल मारे 2000 में रिलीज हुई फिल्म, जो कि पहली कोरियन फिल्म बनी जिसे हॉलीवुड में रीमेक किया गया लेक हाउस नाम से। ड्रामा की बात करी जाए तो सबसे पहली कोरियन ड्रामा जो सक्सेसफुल रही थी वो थी व्हाट इज लव। ये पहला टीवी शो था जो चाइना में भी ऑफिशियली एक्सपोर्ट किया गया था और चाइना सेंट्रल टेलीविजन पर भी दिखाई गई साल 1997 में। कई लोग मानते हैं कि ये पहला साइन था हालियू का। हालियू शब्द का मतलब है कोरियन वेव।
इसके बाद आने वाले दशकों में कोरियन वेव पूरी दुनिया में फैली। हालियू अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। Hallyu, also known as The Korean wave. K-wave, The Korean wave. कोरियन ड्रामा That वेव was की पीक आई way- जब स्क्विड गेम्स दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वेब शो बन गया नेटफ्लिक्स पर। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कोरियन ड्रामाज में ऐसी क्या खास बात है कि ये इतने एडिक्टिव और पॉपुलर है। सबसे मेन कारण यहाँ पर बताया जाता है इमोशनल रियलिज्म। इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो कहानी दिखाई जा रही है वो बहुत रियलिस्टिक होती है। दूसरा, जो कहानियां इनमें दिखाई जाती हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की दिखाई जाती हैं, चाहे वो रॉयल सीक्रेट एजेंट में हिस्टोरिकल कोरिया दिखाया जा रहा हो या फिर हश में जर्नलिज्म की दुनिया दिखाई जा रही हो या फिर टेल ऑफ द नाइन टेल्ड में एक फोकलोर फैंटेसी ही क्यों ना दिखाई जा रही। तीसरा, जो All of के them really ड्रामास amazing होते हैं वो dramas. विजुअली बहुत अपीलिंग होते हैं। और चौथा, इनके राइटर्स बहुत क्रिएटिव होते हैं एंगेजिंग स्टोरी लाइन्स बनाने में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर 94.6% के ड्रामा के जो स्क्रीन राइटर्स हैं वो औरतें हैं एक्चुअली। ये एस्टिमेट किया है कोरियन ब्रॉडकास्ट राइटर्स यूनियन ने। गानों पर आए तो जापानीज कंटेंट को एक्चुअली में साउथ कोरिया में बैन किया गया था एज अ पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। They have their problems लेकिन with किम Japan. जापान और साउथ कोरिया के रिलेशंस को सही राह पर लेकर गए जब इन्होंने इस बैन They को still do. हटाया। इसके बाद से जापानीज पॉप सॉन्ग्स साउथ कोरिया में एंटर किए जिन्हें जे पॉप J-pop. बुलाया जाता है। HOT वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कोरियन बॉयज बैंड था। इनकी 1996 की डेब्यू एल्बम वी हेट ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस ने 1.5 मिलियन कॉपीज बेची। उस टाइम इस बैंड को बनाया था SM एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी ने। और पता है, बैंड को बनाने से पहले इस कंपनी के फाउंडर ने स्कूल में बच्चों से जाकर पूछा था कि उनकी राय में एक आइडियल पॉप ग्रुप कैसा होना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने ऑडिशनिंग करी और बैंड मेंबर्स को पिक किया, फिर उन्हें ट्रेनिंग दी और अपना आइडल सिस्टम बनाया। ये जो आइडियाज हैं ये इनिशियली जापान से लिए गए थे, लेकिन आज के दिन ये के पॉप अपने आप में फेमस हो गया है। अक्सर ये टैलेंट एजेंसीज आइडल ट्रेनीज को पिक आउट करती हैं स्ट्रीट कास्टिंग से या ग्लोबल ऑडिशन से। उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है ना सिर्फ गाना गाने में बल्कि एक्टिंग में, डांसिंग में, मीडिया से बात करने में। फिर कंपनी उनका स्टेज नाम और स्टेज पर्सनैलिटी और उनके फैन इंटरैक्शंस डिसाइड करती है। कुछ लोग इस सिस्टम को क्रिटिसाइज भी करते हैं ये कहते हुए कि ये म्यूजिक कंपनीज एक फैक्ट्रीज की तरह काम करती हैं जहां पर ये इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह। लेकिन कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं दूसरी तरफ कि इस सिस्टम की मदद से हर किसी को मौका मिल पाता है पॉपुलर बनने का अपने टैलेंट और लुक्स के बेसिस। both कुछ go इसी hand in तरीके से hand. पॉपुलैरिटी मिली दोस्तों PSY के गैगनम स्टाइल को, 오빤 강남스타일. एक कोरियन गाना जिसकी पंच लाइन इंग्लिश में थी। इसकी ट्यून बड़ी कैची थी और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डांस स्टेप था। Interesting. इन Ridiculous in reasons my की वजह से opinion. दुनिया भर में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि दिसंबर 2012 में ये पहला YouTube वीडियो बन गया 1 बिलियन व्यूज It was crazy back there. इसके बाद से कई कोरियन गानों ने इस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया है। पूरा गाना कोरियन में होगा लेकिन जो पंच लाइन होगी गाने की वो इंग्लिश में होती है। इसकी वजह से दुनिया भर में जो लोग कोरियन नहीं बोलते उन्हें भी ये गाना अपील करता है। आज के दिन हमें BTS और ब्लैकपिंक जैसे बैंड्स दिखते हैं। एक 7 लड़कों का बना है BTS का बैंड जो व्हाइट हाउस तक पहुंच गया और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी मिल लिया। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी इन्होंने परफॉर्म किया और इनका डायनामाइट सॉन्ग I had no idea of that. सॉन्ग बना स्पॉटिफाई पर 1 बिलियन स्ट्रीम्स रीच करने वाला। जो BTS के फैंस थे वो अपने आप को BTS आर्मी करके बुलाते हैं। ये अक्सर आपने ट्विटर पर कई बार ट्रेंड करता हुआ देखा होगा। और ब्लैकपिंक जो 4 लड़कियों का बैंड है वो भी बेहद तरीके से पॉपुलर हुआ। उसके फैंस अपने आप को ब्लिंक आर्मी करके पुकारते हैं। इन सब चीजों की वजह से कोरियन सॉफ्ट पावर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। आज के दिन कोरिया एक कल्चरल सुपर पावर है जिसका बेनिफिट ना सिर्फ कोरियन I'll इकोनॉमी को disagree मिलता with है, the pop बल्कि part. कोरियन I'll टूरिज्म get को to भी it इससे later फायदा on. मिल रहा है। क्या लगता है आपको, क्या चीजें इस केस स्टडी से हम सीख सकते हैं अपने देश को भी बेहतर बनाने के लिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मेरी राय में बहुत सी चीजें सीखी जा सकती हैं। पहला तो हमने देखा कि कैसे चेबोल्स की वजह से कोरिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आई। तो क्रॉनी कैपिटलिज्म, मोनोपोलीज और वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन किसी भी देश के लिए एक अच्छी चीज नहीं होती। कुछ मित्रों के हाथ में कोयला, बिजली, पोर्ट, एयरपोर्ट, गैस सब चला जाए और बाकी लोग मुफ्त का अनाज लेने में मजबूर हो जाएं, ये अच्छा नहीं होता देश के लिए। और काफी हद तक ऐसी मोनोपोलीज हम कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा में भी देख रहे हैं। कुछ गिने चुने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अगर आप उनके जरिए अपनी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करवाओगे तो खुद से बहुत मुश्किल है किसी भी सिनेमा हॉल में अपनी मूवी को चलवाना। दूसरा, सेंसरशिप अच्छी चीज नहीं होती। इसके पीछे कारण यह है कि जब भी कहीं पर सेंसरशिप देखी गई है तो हमेशा पॉजिटिव मैसेज वाली सीरियस आर्टिस्टिक फिल्मों को सेंसर किया जाता है। So true, even इंडिया on में हम YouTube. पास्ट में देखें तो किस्सा कुर्सी का, इंडियाज डॉटर, उड़ता पंजाब,
ऐसी फिल्मों को सेंसर किया गया, लेकिन एनिमल, ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्में सेंसर के they पास run. से हमेशा निकल जाती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी सेंसरशिप ना हो। तीसरा, यहाँ पर सरकार को बीच में आकर इंटरफेयर करने की जरूरत है जिससे कि चीजें सुधर पाए। मैंने चाइना की केस स्टडी में बताया था कि कैसे डेंग जाओपिंग ने एक बड़ा मेजर रोल निभाया था। सिंगापुर की केस स्टडी में बताया था कि कैसे ली कुआन यू ने एक हाईली प्रोएक्टिव अप्रोच लिया था। और कोरिया के केस में भी हमने देखा कि कैसे किम डे जुंग जैसे लीडर्स ने कोरियन वेव में एक बड़ा रोल निभाया था। हमारे देश में बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन या साइज साउथ कोरिया से बड़ा है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है। तो अगर साउथ कोरिया में हम के वेव देख सकते हैं तो अपने देश में कुमाऊनी वेव, कश्मीरी वेव क्यों नहीं देख सकते? गुजराती सिनेमा, हरियाणवी सिनेमा को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्यों नहीं मणिपुर के रॉक बैंड्स दुनिया भर में पॉपुलर हो सकते? ये खुद बाय चांस होने लग जाए ये बहुत मुश्किल है। सरकार को यहाँ पर पॉजिटिव इंटरवेंशन करने की जरूरत है। हरियाणवी सिनेमा का ही एग्जांपल ले लो। ये साल 1980s के अराउंड शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा उभर कर नहीं आया है देश में। हरियाणा में जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं वो अपने स्लॉट्स बड़ी बड़ी बिग बजट बॉलीवुड फिल्मों को देते हैं, और हरियाणवी लोकल फिल्मों को स्ट्रगल करना पड़ता है कि उन्हें सिनेमा हॉल में एक स्क्रीन भी मिल जाए। तो इसलिए फिल्म प्रोड्यूसर्स भी पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते इन लोकल इंडस्ट्रीज में। शायद इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स सिनेमा हॉल्स में कुछ स्लॉट्स को रिजर्व करें उस स्टेट की रीजनल फिल्मों के लिए, या फिर सरकार की तरफ से मिनी सिनेमा हॉल्स को प्रमोट किया जाए, या सरकार ओपन ऑडिशंस कंडक्ट करे एक्टर्स और सिंगर्स के और 25 से 30 लोकल फिल्मों को प्रोड्यूस करने का बजट दे। साउथ कोरिया की स्ट्रैटेजी से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, और यहां मैं सारी स्टेट गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, अपनी तरफ से जरा कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेकर तो देखो। केस स्टडी देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आए। Okay, I'm sorry, I'm gonna pause, but this part is over, so हम ये बंद कर रहे हैं। This is so true. मतलब हमारे यहाँ पे गुजराती सिनेमा है, and thankfully right now it's booming. मतलब ये कौन सा वाला शैतान जो था, it was a remake from Wash, which is a very popular Gujarati horror thriller, psychological horror thriller film, जो मैं नहीं देख पाई थी. Again, it's because I have never really gone and seen a Gujarati movie being Gujarati. होती है यहाँ पे कभी कभार, उसके अभी जो जैसे जैसे प्रोडक्शन हो रही है गुजराती मूवीज की, इट्स अमेजिंग एंड it's something I can really view or watch because it's very again relatable to us. जो पहले गुजराती ड्रामास होते थे या फिर मूवीज आती थी, they used to be very how do you say, very traditional. So हम जैसे गुजराती में बात करते हैं घर पे, it's not like that. The Gujarati is also very different. So as kids, I wouldn't want to go and watch that because it would be very different and difficult for me to watch. Like I have always enjoyed things like जब मैं छोटी थी, or like I'm growing up, I'm a teenager, so I'm a younger one. I would like things like Stuart Little or Addams Family and stuff like that. We all like that as kids, right? We still like, but वो होता है फिर teenage में you grow up and like Hannah Montana, you like things that relate to you वो time पे. फिर तुम और बड़े होते हो तो उस टाइम की तुम्हें चीज़ें relatable लगती है और ज़्यादा अच्छी लगती है, right? But that was completely out of relation and would be very traditional and something that's not just there. And obviously अगर वो फिल्म नहीं चलेगी तो थिएटर वाले वो फिल्म नहीं रख पाएंगे, उनको रखना है तो भी ऐसा तो नहीं है कि वो अपने खुद के पैसे लगाएंगे उसके लिए. So it has to be done from state governments if you want to really push that agenda out there. And right now it's getting really right now Gujarati films are doing so well, and I can say this, बहुत सारे लोग यहाँ पे at least गुजरात में I can say prefer to go and watch Gujarati movie than the Bollywood movie, and it happens around me all the time. People go for Gujarati movies even though there are really movies coming out and has Salman Khan or Shah Rukh Khan or Amir Khan. They will prefer Gujarati movie, और वो Gujarati movie actually बहुत अच्छी होती है. With production, with relatability, with every single thing, they have really progressed. Again, if you want to push our agenda out in the open, जो hierarchy है बॉलीवुड की ही बॉलीवुड होना चाहिए. And even this thing with the language, अगर मैं यहाँ पे I started with English because मैं जो यहाँ पे करती थी पहले reactions were not limited to India and Pakistan. It was everywhere. I started with Korea and then I went with Philippines, Indonesia, Russia, Germany. I have done reactions to all of the different places, and obviously English is a global language which most people understand, which is why I started English में करना. But then somehow कहाँ से टर्न आया and हम पाकिस्तानी content react करना चालू किया, फिर Indian content पे आए, and then I had hate comments everywhere who
just were like Hindi. Well, in India there are so many other languages. I don't really have to speak Hindi, but again there is a hierarchy and there is a push ke yahi karo rather than push different languages. And I tried doing Gujarati content in Gujarati. Nobody watched. So again, I don't think I have the money that मैं अपने आप यहाँ से लगाऊँ यहाँ पे बैठने के लिए. If there is someone supporting me, I can definitely try and push Gujarati culture out there. Someone else from Haryana can do that. Someone else from West Bengal can do that. Because we are so rich in culture. We are so rich in our food. We are so rich in our like folk. Everything is so amazing. कितनी जगह है देखने की यहाँ पे. Like I just see vlogs Paris के. I sometimes see vlogs of Italy and Greece. अच्छा नाम से बहुत अच्छा लगता है. When I see the vlog, I'm like ये तो कुछ भी नहीं है. Like should I give so much money and like go and spend like a week to just see the same thing and go to different restaurants? I guess not. I'm not saying someone's not superior or inferior. I'm just saying कि हमारे यहाँ इतना देखने की चीज़ है. Even for Gujarat, there is so many things to see. अगर मैं राजस्थान जाऊँ ऊपर इतना देखने को है. मैं महाराष्ट्र जाऊँ तो इतना देखने को है. मैं बीच में जाऊँ तो मध्य प्रदेश में इतना देखने को है. Every single thing is so beautiful, but is it maintained? Is it promoted? Is it pushed the way this is expressed here? It can do so much better. And Indian food, yeah, come on. I don't think I can ever have a better food than Indian food. And I think a lot of people will also agree outside of India once they eat Indian food. So we can do a lot better. We can do like so much. And I hope kuch na kuch ऐसे work out हो future में. Because if you say कि it last 30 years में इतना हुआ है change, anything can happen. You never know. And when I said like I disagree with the pop part is yes, today BTS, Blackpink are one of the most famous groups of K-pop in general. But they were one of the ones who actually kick-started the like this whole fanatic things. They were second generation of K-pop who actually started making the waves, the Hallyu wave in Japan and China, and then धीरे. Even then there were a lot of groups जो Billboard पे chart करते थे, but not many people really cared about it. Now Western validation is a thing, not just for us, for also Koreans. If it's popular in US, then it's something good. Quality भले जैसी ही हो, I'm not targeting any group or anything. I'm just saying कि quality पता नहीं कैसी हो, लेकिन अगर इतने views आ रहे हैं, तो then it's good. अगर ये Billboard पे chart कर रहा है, but it can also happen because it's popular. Just popular doesn't mean it's quality good. Yeah, it can also be good quality and popular at the same time. Sometimes it's not popular and good quality. So I just wanted to correct that. Yes, they are the most famous groups at the moment, but they weren't the ones who kick-started it, probably progressed it. There were other groups who actually walked so they could run, and now there are other people who are just walking so smoothly because of these two groups as well. They all have had like little um, उनका खुद का योगदान, right? I'm sure BTS has way more than some other ones because they did get popular with the Billboard Music Awards. I remember that time, 2016. But again, it's not just few groups, but a lot of groups that made it come there. And before that, it started, I would say that. Just because I have been learning and enjoying K-pop since I was in 10th standard, जहाँ वहाँ पे तो कुछ था नहीं उस टाइम K-pop जैसा कुछ. I've been saying this a lot, but it's true. Like I have not been into K-pop and K-drama just because when it started trending, I was into it like 12, 13 years back. And I know a lot. It's just sad now to see कि अभी जिस तरह से वो famous हो रहा है, everything is turning into Western things. Like they hardly sing in Korean anymore. There is not a K-pop flavor there anymore. I won't say much about the dramas. I'm not that big of a fan there as much as I'm of the music. But there is no K-pop flavor anymore. It's all westernized to appeal to the Western audience. Great, it's important. But completely transforming yourself, there will be a downfall very soon this way. क्योंकि कुछ different है ही नहीं. You are just Korean. That's it. And not everyone's Korean now. People are there are Thai people, there are Indian, there are like other people there as well. I would really wish they would have still K-pop there. On top of that, we had amazing groups. When I was like really young, Band of Boys करके एक band था. They were very good looking, really good dancers. They did copy a lot from NSYNC, but they had good songs and they were very popular.
they vanished क्योंकि उनको push नहीं किया गया उस time. There were Viva girls. Just Anushka is from there, Neha Marda is from that group, and there's so many other really, really amazing, beautiful girls who used to be really popular at that time. Where are they? And even now, we are also running behind the westernization. I'm not saying English language or this and that. You can probably have some language, English and Hindi and regional and something, so that other people can relate a bit. But I'm talking about like the OG beats, the culture, not every single time like singing about girls and booze and all this. It's just, yeah, we are far away from that. So my point, अभी तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ उसके बारे में, but I'm very glad to see like a whole different side of this case study. I was expecting a more on the music only, but I'm glad I had no idea of any of those things. Always learn a lot when I see his videos. Hope you enjoyed. I'll see you guys next time. Bye, very